हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो अभी ये चैनल बहुत छोटा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बड़ा बना ही देंगे। तो ये बहुत मोस्ट डिमांडेड थिंग कि रिवीजन नोट्स हो या शॉर्ट नोट्स हमें दें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 दिन काम किया एंड मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए डायरेक्ट रिवीजन नोट्स में। तो ये मैंने लाया एंड आई होप कि ये नोट्स आप लोग को पसंद आए। और ये बेटा पढ़ लेना, तुम्हें कब पढ़ना है बताती हूँ मैं। रिवीजन करने के टाइम पढ़ना है, इस तरीके से जो चैप्टर है वो रिकॉल हो जाए, समझ में आए। ये ज़्यादा नहीं 9-10 पेज का होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मतलब हल्के हल्के टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वही हैं। तो इसको बस रिवीजन के लिए यूज़ करना। और इसका जो PDF है तुम्हें हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे गुजारिश है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन यूरोप ये चैप्टर था जिसके लिए हमने सब्जेक्टिव भी करा दिया था। इस चैप्टर को हमने पढ़ा भी दिया था, ठीक है, SCRT बेस में, ठीक है। और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो कि हमने वीकली टेस्ट में लिया था एंड सब्जेक्टिव वो हमने करा दिया था। सब्जेक्टिव लगभग कितने थे, 10-12 थे, ठीक है। तो वो करा दिया था जो जो इसमें लगता है मुझे बनेंगे। और आज है हमारा एक ये नोट्स प्रोवाइड करने के लिए कि जो बच्चे भी पढ़ चुके हैं बहुत दिन से, तो नेशनलिज्म इन यूरोप मैंने पढ़ा दिया है, तो क्या वो रिवीजन नोट्स कर सकते हैं ना। तो उनके लिए ये रिवीजन नोट्स है छोटा सा। तो आप लोग परेशान मत हो ना, हर चैप्टर का आएगा, थोड़ा लेट से आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ आप लोगों को टाइम पे देने के लिए। इस बार थोड़ा लेट हो जाता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं ना। तो मैं लेकिन उम्मीद करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि पूरी की आप लोगों की हर एक चीज़ टाइम पर आनी चाहिए, ओके, एकदम परफेक्ट टाइम पर। और वीकली टेस्ट आई थिंक 2-3 वीक से मतलब एब्सेंट है, टेस्ट 1 से ही एब्सेंट है समझो। तो उसके लिए मुझे रेडी करना है, कुछ क्वेश्चंस, बहुत चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस मिलते ही नहीं हैं। PYQs 11 ईयर्स का स्टडी करना पड़ता है, देन लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ इस चैप्टर की है, देन उसको वीकली टेस्ट में ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन नोट्स की तरफ देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है, जैसे कि हम भी जानते हैं कि नेशनलिज्म इसका पहला टॉपिक है, ठीक है। तो नेशनलिज्म तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आएंगे, इसके डिफिनेशंस 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। इसको याद रखना नेशनलिज्म क्या है। मैंने सब्जेक्टिव में भी बताया था, अभी भी मैं नोट्स में भी बता रही हूँ। देखो अलग अलग डिफिनेशन मिलेंगे, तो ये थोड़ा डिफिनेशन अलग है। मुझे लगा कि ये डिफिनेशन को थोड़ा अलग रखना चाहिए, वो डिफिनेशन बहुत छोटा था, तो उसको तुम लोग क्या बोलते हो, उसको हटा दो, समझो, मतलब हटा नहीं दो, उसको रहने भी दो, उसको भी याद रखना। और इसको भी याद रखना, ये डिफिनेशन बहुत अच्छा मार्क्स तुम्हें ला कर देगा, ठीक है। तो नेशनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मॉडर्न इरा विच डेवलप्स इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकली culture and social environment. Nationalist consequence in Europe begins from France. तो यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है हमसे, यहाँ रखते हैं, ओके। तो यहाँ कहा जा रहा है हमसे नेशनलिज्म एक ऐसी रिजल्ट है, एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस जो कि एक मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एज चल रहा होता है उसके टाइम का एक ऐसा रिजल्ट है जो कि एक पार्टिकुलर जोग्राफिकली जो चीज़ें हैं या कल्चर या सोशल सामाजिक इन्वायरमेंट की चीज़ें किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, ये सारी चीज़ों का एक रिजल्ट आता है नेशनलिज्म। और नेशनलिस्ट एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि यूरोप से लेकर बिगेंस हुआ था, मतलब स्टार्टिंग हुआ था और फ्रांस तक, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। कौन कौन से फैक्टर मदद करते हैं नेशनलिज्म को डेवलप कराने के लिए, ठीक है। तो सबसे आता है सर्कमस्टेंस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रीनियंसन, जो परिस्थिति मतलब कि एक रियंसियंस के टाइम पर आती है, उसके रिजल्ट में किस तरीके से वो सर्कमस्टेंस हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्रांस कैंटिनियंस आइडल्स, जो फ्रांस की कैंटिनियंस की आइडियोलॉजी होती हैं, आइडल्स होती हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं। नेपोलियन मिलिट्री कैंपेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नेपोलियन जो है उनकी मिलिट्री जो कैंपेन होती हैं और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं सिस्टम, वो दोनों बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं किस चीज़ में, तो नेशनलिज्म को डेवलप कराने में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, यहाँ रखा था मैंने, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास एंड द लिबरल सोल, जो मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए जो चीज़ें आवाज़ उठती है आगे जाके बढ़ती हैं, और जो लिबरल सोल होते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर
कि कंटेम्प्रेरी सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, जो सोशल एक सामाजिक और कल्चर की जो इन्वायरमेंट है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इन्वायरमेंट को प्रकृति नहीं याद नहीं आ रहा हिंदी में, इन्वायरमेंट को माइंड से स्लिप हो गया। तो जो इन्वायरमेंट है मतलब हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं उसको कल्चरली इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं तो उसको कंटेम्प्रेरी करते हैं, उसको हम लोग वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एक नेशनलिज्म को डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख लो, और इसकी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पर क्या बोलते हैं टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाना, ये अच्छी खासी PDF में मिल जाएंगी। ओके, देन आगे यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है 6 नंबर। ठीक है, मैटरनिक रिएक्शनल पॉलिसी जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं तो वो होती है मैटरनिक की जो रिएक्शनरी पॉलिसी उन्होंने लागू की थी, लाया था वो चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कि जब नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस की रिज़ल्ट है उनमें कौन कौन से रिवोल्यूशन थे, कौन कौन से रीज़न थे और क्या रिज़ल्ट है उस रिवोल्यूशन के। ठीक है, जो रिवोल्यूशन हुआ था जुलाई रिवोल्यूशन 1813 में, आपको पता है, तो उसके रीज़न क्या थे, उनके बिहाइंड उनके पीछे रीज़न क्या थे। ठीक है, और उनके आगे जाके रिज़ल्ट क्या निकले, नतीजे क्या निकले, इनके लिए भी ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग कि जुलाई रिवोल्यूशन में रीज़न क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो रीज़न क्या है, मैटरनिक रिएक्शनल पॉलिसी। तो जो मैटरनिक ने रिएक्शनल पॉलिसी बनाया था उसके ऊपर ये रिवोल्यूशन हुआ था 1813 में। देन बात करते हैं दूसरी रीज़न पर, तो चालनी वैश्मी एंड प्लेनिग्री डेस्पोटिक रूल। जो चालनी वैश्मन थे उन्होंने एक डेस्पोटिक रूल लाया था, उसके ऊपर ये रिवोल्यूशन हुआ था। देन आगे बात करते हैं अपोजिशन टू एरिस्टोक्रेसी बाय लिबरल। तो जो अपोजिट के पार्टी थी, अपोजिशंस जो लोग थे उनके ऊपर, जो अपोजिशंस की एरिस्टोक्रेसी थी उनके ऊपर एक लिबरल बनाया गया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अब बात करते हैं इसके जो रिवोल्यूशन हुआ था इस रीज़न के ऊपर, और ये रिवोल्यूशन जुलाई रिवोल्यूशन 1813 में, इसके रिज़ल्ट क्या आए थे। ठीक है, तो रिज़ल्ट नतीजे की बात करते हैं तो परिणाम की, तो लुईस फिलिप बिकम द रूलर एंड द फील्ड टू चैलेंज इंग्लैंड। तो उसके बाद लुईस जो फिलिप थे वो वहाँ के रूलर राजा बन गए उस फील्ड में, और उन्होंने उस फील्ड को किससे चैलेंज किया, इंग्लैंड को चैलेंज किया। ओके, ये रिजल्ट सामने आया। अगर देन बात करते हैं रिबल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की, तो जो रिबल्स थे लिबरल सी चीज़ें थी। ओके, तो जो लिबरल और कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें थी वो कहाँ एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, मोनार्की वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। समझ में आया। देन आगे बात करते हैं कौन से रिजल्ट सामने आते हैं, चैलेंज टू दी मैटरनिक सिस्टम, चैलेंज टू इन्फ्लुएंस ऑफ मोनार्की एंड चर्च। तो मैटरनिक की जो सिस्टम थी उसके ऊपर उन्होंने चैलेंज किया, और चैलेंज उसको किया जो मोनार्की से इन्फ्लुएंस हुए थे, इन्फ्लुएंस होकर चर्च और मोनार्की को भी उन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड रिवोल्यूशन की बात करते हैं। तो 1848 में सेकंड रिवोल्यूशन जो हुआ था तो उसके रीज़न क्या थे, तो उसके रीज़न ये थे कि लुईस जो फिलिप थे वो बहुत ज़्यादा वीक और लिबरल पॉलिसी को लाए थे। ठीक है, और जो फील्ड उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में वो अनसक्सेस हुए। ठीक है, मतलब फेल हो गए। इन्फ्लुएंस और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बात करते हैं इन्फ्लुएंस और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और तो और जो एकीकरण चीज़ें होती हैं वो भी बढ़ गई थी। इसकी वजह से ये रिवोल्यूशन हुआ था। इसकी रिज़ल्ट की बात करते हैं, एंड ऑफ द एंशियस रीगेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकेंड रिपब्लिक। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वो क्या चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो एशियन रीगेंस को ख़त्म कर दिया गया और एक दूसरी रिपब्लिक को वहाँ एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, नेपोलियन जो थर्ड थे वहाँ पर प्रसा में उन्होंने वहाँ के एम्पायर बनाया गया उनको, और जो बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस था यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी का वहाँ पर क्या कर दिया गया, शुरुआत कर दिया गया। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण के जो जो एलिमेंट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में उसके बारे में बात करते हैं। तो एनोमेटिस और जियोग्राफिकली सिचुएशन थे। ठीक है, कि जो भूगोलिक सिचुएशन होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इसमें एनालिसिस किया गया। ठीक है, इंटरवेंशंस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एटसेट्रा। ठीक है,
एट्सेट्रा। तो जो इंटरवेंशंस हुए थे हमारे पड़ोसी देश, जैसे वहाँ के पड़ोसी देश थे इटली के, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एट्सेट्रा, ये जो चीज़ों के उनके साथ क्या किया गया, इंटरवेंशंस किया गया और पॉप अथॉरिटी दी गई। ठीक है, देन बात करते हैं फैक्टर दैट हेल्प इन इंटीग्रेशन। एकीकरण में कौन कौन से जो फैक्टर है वो हेल्प करते हैं। तो जो इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस, जो फ्रांस में इवेंट होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। नेपोलियन मिलिट्री कंपेनिंग, नेपोलियन का जो मिलिट्री कंपेनिंग था वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया इंटीग्रेशन के रूप में। मैटर्निक रिएक्शन में थिंकिंग एंड सिविल मूवमेंट, मैटर्निक जो रिएक्शन था उनकी थिंकिंग और सिविल मूवमेंट जो चीज़ें थी मैटर्निक की, वो बहुत ज़्यादा हेल्प की गई थी इंटीग्रेशन की मदद में। ठीक है, इंटीग्रेशन के टाइम पे कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नी, काउंट काबूर एंड गैरीबाल्डी। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन हुई थी मैग्नी और काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मेजनी होगा। ठीक है, मेजनी, ओके। तो ये जो चीज़ें थी उसके ऊपर किन किन के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया गया था, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के ऊपर। इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मेजनी के इंटीग्रेशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन से देश थे उनके बारे में पता है, मेजनी थी। ठीक है, सबसे पहले मेजनी। कंट्रीब्यूशन बात करें, फाउंडिंग ऑफ यंग इटली, इनके बारे में बात करते हैं तो उन्हें ना फाउंडिंग क्या किया था, यंग इटली का फाउंड किया था। ठीक है, 1831 में। ओके, फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप, और जो मेजनी थे उन्होंने क्या फाउंड किया, यंग यूरोप का भी फाउंड किया 1834 में। ठीक है, रिटर्न आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1848 एंड बिगनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो रिवोल्यूशन के बाद जो रिटर्न आए थे उन्होंने 1848 में, उसके बाद से डेमोक्रेटिक मूवमेंट का उन्होंने शुरुआत की यहाँ से। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं माइग्रेशंस अगेन आफ्टर द डिफीट ऑफ अल्बर्ट द रूलर ऑफ एर्गनेट पिटमाइंड बाय ऑस्ट्रेलिया, जो माइग्रेशंस लोग कर रहे थे, माइग्रेशन दोबारा से जब वहाँ से अल्बर्ट की डिफीट हो गई थी, हार हो गई थी, देन वहाँ के जो रूलर थे एर्गनेट पिटमाइंड, वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये माइग्रेशन की जो चीज़ें थी उन शुरुआत की। ठीक है, काउंट काबर की बात करते हैं तो विक्टर इमानुएल बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, विक्टर इमानुएल क्या बने थे, पीएम बने थे। फ्रांस डिप्लोमेटिक कॉपरेशंस इन दी कीमी वार ऑफ 1853 में, जो फ्रांस की डिप्लोमेटिक कॉपरेशन हुआ था कीमी वॉर में, वो 1853 से लेकर 1854 में चला था। ठीक है, और नोइस और सेवन से बाद प्रॉमिस्ड किससे किए थे, नेपोलियन सेकंड से। इन 1859 1860 में जो लombardy थी उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया गया था। इसकी कारण जो अपोजिशन थे फ्रांस, वेनिका, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन के कंट्रोल में रिमेन किया गया था। ठीक है, देन आगे बात करते हैं कैप्चर ऑफ पार्ना मोडेना टस्कन 1861। ठीक है, और गैरीबाल्डी में आगे बात करते हैं गैरीबाल्डी के ऊपर। तो ये एक सपोर्टर थे आइडियाज़ के, किसके, नमी का। ठीक है, और ये मेजनी के प्रोफेशंस, मतलब कि इनके जो मेजनी बाय प्रोफेशंस, और इनके बाद उन्होंने एक सपोर्टर का किस चीज़ के बने, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के एक सपोर्टर बने, किसके अंडर में, तो इन्फ्लुएंस ऑफ काबूर, मतलब काउंट काबूर के इन्फ्लुएंस में इन्होंने ये मोनार्की के सपोर्टर बने, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के सपोर्टर बने। देन आगे बात करते हैं टुक कंट्रोल बाय सिलिसी एंड नेपलिस एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव रूलर ऑफ विक्टर इमानुएल। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल लेने के बाद सिलिसी और नेपलिस की उन्होंने विक्टर इमानुएल जो थे वो उन्होंने वहाँ के रूलर बन गए। प्लान एन अटैक ऑन रोम इन, उसकी वजह से उन्होंने एक प्लान बनाया डैट कि रोम के ऊपर अटैक करेंगे 1882 में, लेकिन एविडेंट हो गया ये प्लान, क्योंकि मीटिंग जब काबूल के मीटिंग के बाद। ठीक है, और उन्होंने ये सारी डिज़ायर को मतलब रिजेक्ट किया डैट की रूलर बनने के लिए साउदर्न रीजन के इटली, और उन्होंने ये डेडिकेट किया कि प्रॉपर्टी जो है नेशन के, उसके ऊपर ही हमें ज़िंदगी को ऑर्डिनरी फार्मर की तरह गुजारना है। ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं आफ्टर काबूल डेट 1868 में, मतलब कि जो इंटीग्रेशन एकीकरण के फाइनल स्टेज की बात करें तो काबूल की डेथ के बाद 1862 में रोमिस और वेनिका जो थे उन्होंने ये सारे के ऊपर विक्टर इमानुएल के खुद के एक कंट्रोल लिया, टेकन लिया उनके ऊपर आगे सारी चीज़ें। उसकी वजह से उन्होंने एक फेवरल कंडीशन रखा डैट की जो वॉर होता है फ्रेंच और फ्रांसा के बीच में 1817 से 1871 में,
वहाँ पर पोप को कन्फाइड किया गया रोलर प्लेस के ऊपर वेटिकन सिटी में, ठीक है, वेटिकन सिटी, और इटली को उसके ऊपर सारे इंटायर रीजन पे कंट्रोल दे दिया गया। इन दिस वे द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉर इज़ कम्प्लीटेड। और इसी तरीके से यही वे की वजह से जो इटली है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एकीकरण है इटली का, वो इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। बैरियर फैक्ट, जो मतलब कि कौन कौन से बैरियर फैक्ट थे ऐसे इंटीग्रेशन के ऊपर, तो उसके बारे में जोग्राफिकली डिवाइड किया गया था 300 यूनिट्स के ऊपर, हर एक पार्ट को जोग्राफिकली डिवाइड किया गया। नॉर्दर्न जर्मनी और डोमेटेड प्रोटेस्टेंट जो थे, और साउदर्न डोमेस्टिक साउदर्न जर्मनी, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा डोमेटेड हो रही थी, तो ये कैथोलिक के द्वारा, ठीक है। लैक ऑफ इंटेंशन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इनिशियल फीलिंग मतलब कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। एक नेशनलिज्म अपने देश के प्रति किस तरीके से फीलिंग रखनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, ठीक है। देन आगे बात करते हैं फैक्टर दैट हेल्प इन इंटीग्रेशन, कौन कौन से फैक्टर थे जो हेल्प किए थे इंटीग्रेशन के टाइम में, तो नेपोलियन मिलिट्री कैंपेनिंग, जो कि एस्टेब्लिशमेंट हुई थी रोहान स्टेट यूनियन में, ठीक है। Influence of nationalist ideology of inflected like that Himmler, Kant, Humboldt etc. ये सारी जो चीज़ें क्या थी, ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर एक अच्छा सा इम्पैक्ट डाल रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशंस ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मोशन, सेप्ट, मेटरनिक, रिप्रेजेंट, लॉ, कारप्लेट एंड ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैलब्रीन। तो जैलब्रीन में मतलब कंट्रीब्यूशन जिस तरीके से हुआ टीचर स्टूडेंट के संगठन के ऊपर, एक मोशन सेप्ट या मेटरनिक ने उस सारी चीज़ों को एक रिप्रेजेंट मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंट किया, समझो इस तरीके से, रिप्रेजेंट लॉ के तहत, तो मतलब उस तरीके से उन्होंने ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन जो कि जैलब्राइन की थी तो उसके ऊपर कैलकुलेट किया, ठीक है। देन बात करते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ विलियम एंड बिस्मार्क, जो विलियम और बिस्मार्क थे उनके डिसअपीयरेंस में जो चीज़ें हुई, ठीक है। देन बात करें बिस्मार्क और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो जो बिस्मार्क और जर्मनी के एकीकरण था उसके बारे में कुछ चीज़ें बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रसा इन द जर्मनी डेविड एंड सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रसा के या जर्मनी में, तो उनके सपोर्टर में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो सारी चीज़ें आई सामने। अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मिलिट्री की कौन कौन सी पावर है वो इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने उस पॉलिसी को लिया आयरन एंड ब्लड, हाँ ठीक है, रक्त एवं खून की क्या बोलते हैं पॉलिसी को उन्होंने लिया, किसने, बिस्मार्क ने, टुगेदर विथ ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने अपने अपने साथ ऑस्ट्रेलिया को लिया। देन उन्होंने डेनमार्क को हराया 1864 में, ठीक है, किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ। कंसीडर ये हुआ कि जर्मनी अथॉरिटी जो सारे उसके ऊपर स्कैम्स विक्स हो रही थी, या ऑस्ट्रेलिया के डोमेन्स के ऊपर जर्मनी को डोमेट किया गया, और इस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिक मूव लिया। मतलब कि पहले तो क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बिस्मार्क ने डेनमार्क को रिमूव किया। देन ऑस्ट्रेलिया, बिस्मार्क और क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया, बिस्मार्क और ये जर्मनी, इनको मिलकर क्या किया इन्होंने, डेनमार्क को रिमूव किया। देन डेनमार्क अगर आ गया तो जर्मनी को वहाँ से रिमूव कर देगा। देन जर्मनी आ गया तो बिस्मार्क इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी रिमूव कर दिया। समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिप्लोमेटिक मूवमेंट, कूटनीति, ठीक, क्लियर। देन आगे बात करते हैं क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाय प्रूविंग द जर्मनी पॉपुलेशन ऑफ हॉल्स। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक वॉर को ऐसा एटमोस्फियर बनाया ताकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक वॉर क्रिएट हो सके, और उस तरीके से वो जर्मनी को उस्का सके दैट की होलस्टेन की पॉपुलेशन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया सेडावा के युद्ध में हार गया, ठीक है, यहाँ पर बैटल ऑफ सेडावा हार गया 1866 में। और देन ऑस्ट्रेलिया डोमेन्स किसके ऊपर सारी चीज़ें की, प्रजा के ऊपर। और इंटरवेंशन के ख़त्म होने के बाद जो साउदर्न जर्मनी स्टेट थी उसके बाद से क्रिएशन हुई थी उस तरीके का एटमोसफियर वॉर के बाद जो फौरा, और इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं त्रोना और स्पेन में। तो यहाँ कौन कूटनीति का काम कर रहा था, तो बिस्मार्क, ठीक है। देन आगे बात करते हैं नेपोलियन सेकेंड ने अटैक किया प्रसा के ऊपर, कितने जून को, 19 जून 1817 को, और लेकिन डिफेट हो गया, बट वो डिफेटेड एट द बैटल ऑफ सेडान के युद्ध में वहाँ से हार गया, ठीक है। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कम्प्लीटेड, और यहाँ से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट होता है। और ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट जो कि फ्रांस के साथ 18 मई 1871 में शुरू हुआ था, वो यहाँ से शुरू आफ्टर मतलब कि यहाँ से ख़त्म होता है। देन आगे बात करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट इन अदर कंट्री।
जो अदर कंट्रीज़ थे, दूसरे देश, अन्य देशों में जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उनके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले ग्रीस यानी यूनान के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो द राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अगेंस्ट द तुर्किश रोमांस एंड द इमर्जेंस ऑफ ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832 विद द कोऑपरेशन ऑफ आइसलैंड, फ्रांस एंड रूस, ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपल 1829। तो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था किसके अगेंस्ट में? टर्किश के अगेंस्ट में। 1 सेकेंड यार, बाल कहाँ फंस गए? हाँ, तो जो टर्किश के अगेंस्ट में जो चीज़ें चल रही थी, नेशनल सेंटिमेंट डोमेन, और जो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन करार दिया गया इमरजेंसी में 1832 में, किसके साथ? तो कॉपरेशन ऑफ आइसलैंड, फ्रांस, रूस के साथ। ठीक है, देन बात करते हैं हंगरी। देखो यहाँ स्किप हो गया भाई, ओके समझना। Hungary. Democratic movement by revolutionary named Kusit and Usis decade against the influence of Australia in 1846 against government demanded on independent